आज जो हमारा सेशन है, जिन भी स्टूडेंट्स ने एकेडमिक राइटिंग की क्लास ली है, तो उनके लिए ये सेशन थोड़ा चेंज होगा। ज़्यादातर सेम ही होगा, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग जो है और जो ग्रामर है, इन दोनों ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो एक वर्ड के बारे में हमें बताती है कि हाउ कैन अ वर्ड बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म। तो ग्रामर तो सारी की सारी हमें जो ना एक वर्ड की कैटेगराइज कैसे किया जाता है, वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज़ कैसे किया जाता है, वर्ड की रिकग्नाइजेशन क्या होती है, तो ये सब चीज़ें हमें ग्रामर बताती है। ओके, सो लेट्स कम के ग्रामर है क्या। आपने ग्रामर की डेफिनेशंस सुनी होगी, सेट ऑफ रूल्स, मगर मैं आपको आज जो पर्टिकुलर ग्रामर है कि ग्रामर क्या काम करती है वो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। सो इंग्लिश ग्रामर, सबसे पहले ये ग्रामर नहीं है, ये ग्रामर इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश जो अमेरिकन से ब्रिटिश की है, पाकिस्तानी तो ग्रामर बोलते हैं, बट जो अमेरिकन ब्रिटिश हैं उसे ग्रामर नहीं ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर refers to the set of rules and principles that govern the structure and the usage of the English language। जो इंग्लिश ग्रामर है वो रूल्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो पूरे स्ट्रक्चर को और इंग्लिश लैंग्वेज के यूजेज को गवर्न करता है, यानी उनको चलाता है। तो ग्रामर जो है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को चलाती है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सिंटैक्स। अब देखें सिंटैक्स क्या है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये लिंग्विस्टिक का भी एक टॉपिक है। इंग्लिश दो तरह की होती हैं, एक लिटरेचर होती है, एक लिंग्विस्टिक होती है। जो लिटरेचर होती है उसमें मोस्टली हम ये पढ़ते हैं राइटर्स ने क्या लिखा, उस दौर के नॉवेल्स क्या थे, ड्रामास क्या थे, पोइट्री क्या थी, ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या था उस टाइम का। तो ये अक्सर हम जो है ना कंटेंट जो ज़्यादातर वो इंग्लिश का और अंग्रेज़ों का रोमन कंटेंट भी उसमें आ जाता है। पूरा इंग्लैंड का तो पूरा कंटेंट आ जाता है। बड़े बड़े राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, जो ना विलियम शेक्सपियर, और उसके अलावा चार्ल्स डिकिन, बहुत बड़े बड़े राइटर जो हैं उनको पढ़ना, ये सब लिटरेचर में आता है। मगर जो लिंग्विस्टिक है वो स्ट्रक्चर की बात करता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज की टेक्निक की बात करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे काम करती है, कैसे जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सिंटेक्स, तो इस ग्रामर में हम जो ग्रामर है वो ज़्यादातर लिंग्विस्टिक से जुड़ी भी है। तो इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ सिंटेक्स के स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ग्रामर डिसाइड करती है। मॉर्फोलॉजी, द वर्ड स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा। सेमेंटिक्स, उसकी मीनिंग क्या होगी। एंड फोनोलॉजी, उसके साउंड्स क्या होंगे। ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अक्सर ग्रामर में। तो ग्रामर अक्सर हमें पैटर्न बताता है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताता है। ग्रामर हमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू वर्ड स्ट्रक्चर बताता है। ग्रामर हमें और सेंटेंस दोनों मिलके जो है ना, वर्ड स्ट्रक्चर और सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलके हमें जो है ना मीनिंग बताते हैं। और फोनोलॉजी उसका साउंड होता है। ओके, सेमेंटिक्स भी दो होती हैं, एक लिटरल होती है, एक कॉन्सेप्शनल होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट होती हैं। ग्रामर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड एक्यूरेटली। तो ग्रामर का ख़ास तौर पे काम ही ये कि वो हमें बताती है कि आप किस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जो आपके ख्यालात है उसको आप किस तरीके से वर्ड्स के थ्रू आगे एक्यूरेटली या क्लियरली आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, एक्सप्रेस करना, दिखा सकते हैं। तो ग्रामर का मोस्टली यही काम होता है। तो इट्स नॉट टू मच टफ, ठीक है, बस समझना पड़ता है हमें कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्रामर के अंदर, ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है मोस्टली। ओके, someone want to join, right? Okay, Asil has joined. Now हमने पढ़ लिया कि ग्रामर में ख़ास तौर पे हमारे पास जो चीज़ें हम समझते हैं वो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए, वर्ड स्ट्रक्चर समझते हैं, वर्ड कैसे बनाया जाए, मीनिंग कैसे, और साउंड कैसे। यस आसल पूछे। जी आसल, कोई क्वेश्चन है आप। सर वो नहीं 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 नहीं, वो गलती से। चले ठीक है, नो इशू।
तो ग्रामर में हमें खास तौर पे चार चीज़ें, ठीक है ना, साउंड, मीनिंग, वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है, वर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हम ग्रामर में सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए अक्सर हम सेंटेंस टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, यूजेजेस, ठीक है। वर्ड स्ट्रक्चर के लिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है ना, किस तरीके से बनता है। और मीनिंग जो है वो फिर इन दोनों को मिला के, और साउंड मोस्टली जो है हम उसमें सिलेबल्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं। तो ग्रामर में ये चीज़ भी लाजमी पढ़ाई जाएगी, सिलेबल्स के बारे में भी थोड़ी, ताकि आपको साउंड्स पैटर्न्स भी पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो है वर्ड, के वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्रामर में हर, चाहे राइटिंग हो चाहे ग्रामर हो, उसमें वर्ड सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो इन ट्रेडिशनल ग्रामर वर्ड, ओके, लेट मी zoom it. Okay. In traditional grammar, word is the basic unit of language, and words can be classified according to their action and meaning, but it is challenging to define. ठीक है, अब देखें ग्रामर में ना जो वर्ड होता है ना वो बेसिक यूनिट होता है लैंग्वेज का। अब वो वर्ड क्या है, अब वो वर्ड कोई नाम है, या वो वर्ड कोई तारीफ है, कोई जो है ना क्वालिटी है, ये उसकी डेफिनेशन, ये सब के सब फिर पार्ट ऑफ स्पीच जो हमें डिफाइन करता है मजीद। अ वर्ड रिफर्स टू अ स्पीच साउंड और अ मिक्सचर of two or more speech sounds in both written and verbal form of language. A word works as a symbol to represent, refer to something, someone in a language to communicate a specific meaning. ठीक है ना, तो वर्ड जो है वो हम एज ए सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई चीज़ बतानी हो या किसी की तरफ इशारा करना हो, किसी शख्स की तरफ लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के सके। वर्ड हमारे पास मोबाइल है, हाँ, और उसके अलावा क्रिकेट है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखें वर्ड किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो वर्ड ही होता है, और वर्ड से ही, चाहे वो राइटिंग हो चाहे आपकी ग्रामर हो, वो वर्ड से ही स्टार्ट होती है। ओके, वर्ड स्ट्रक्चर। तो वर्ड स्ट्रक्चर क्या बनता है, किसी भी वर्ड बनाने को देखो, चाहे वो आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो आप सिंधी सीख रहे हैं, आप उर्दू सीख रहे हैं, आप अरबिक सीख रहे हैं, आप पर्शियन सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो उसमें ना सबसे पहले होता है उनके अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, और उसे हम कहते हैं लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, हुर्फ तहजीब इन उर्दू। तो इंग्लिश में आपको पता है जी नोवेल 26 लेटर्स हैं, 5 वावल्स जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में साउंड प्रोड्यूस करने वाले काम जो है ज़्यादातर वावल का होता है, और होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, या कॉन्सोनेंट्स। तो ये होते हैं ऐसे लेटर्स जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, यानी वो किसी और की हेल्प से ज़्यादातर साउंड हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों लेटर्स को मिला के जो है हम वर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ हमने एक दो वोवेल उठाया और कुछ कॉन्सोनेंट उठाए और हमने वर्ड बना दिया अमेजिंग, सिंपली, ठीक है। मोबाइल, अहमद। सर आपने सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर आपने कहा कि वॉवल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट कॉन्सोनेंट जो हैं वो भी आपके कहने के मुताबिक के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं vowels? एब्सोल्युटली। अब देखें जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना वो मोस्टली खुद से कोई स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते भी है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, समझ रहे हैं। मगर जब वोवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी देखें, वोवेल्स के लिए भी जो है ना, जब वर्ड बनता है ना, देखें वर्ड की सबसे पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन के ले लूँ। वर्ड वो होता है जो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव यू कंप्लीट सेंस। अगर आप वो सेंस दे रहा है तो मतलब उसके साउंड की भी वैल्यू है, अगर वो सेंस नहीं दे रहा तो उसके साउंड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये बात। अब आ जाते हैं वोवेल कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है और कॉन्सोनेंट कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे वर्ड लिखा है अमेजिंग, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है। अब अगर हम में जस्ट ना एम और एम, मिंग, ठीक है ना, अब यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये बिल्कुल जो है ना समझ लें थिन साउंड है, बिल्कुल थिन साउंड है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मिंग, ठीक है ना। अगर मैं ए को हटा दूं, इस ए को भी हटा दूं, मगर जब मैं ए वोवेल यहाँ लगा रहा हूँ और एक वोवेल यहाँ लगा रहा हूँ तो क्या वर्ड बन रहा है, मिंग से क्या बन जा रहा है, ठीक है ना, या अमेजिंग से क्या बन रहा है, अमेजिंग,
अब देखिए किस तरीके से वॉवेल ने साउंड प्रोड्यूस किया एक पूरे वर्ड में। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि सर आप कह रहे हैं कि vowels के बगैर sound, जो भी बिल्कुल, वॉवल के बगैर जो है ना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। अलबत्ता एक ऐसा वॉवल है जो हमने अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया, जैसे कि वाई, ठीक है, वो आता है। अब ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, वो मैं आपको जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ। वाई जो है वो सेमी वोवल कहलाता है। वो जैसे मिसाल के तौर पे माए, वाई, किराए, ठीक है ना, स्काई, इसमें वाई आ रहा है, सेमी वोवल है। अब ये छह ऐसे वोवल्स हैं, इनके बगैर दुनिया में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, ये आप देख लें, वोवेल के बगैर वर्ड बन ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा वर्ड हो, अगर आपको याद आ रहा है तो आप मुझे बताएं। नहीं सर, अभी तो वायर्स टाइम आ रहा जी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, वाई जो है एक सेमी वोवेल है। ओके, ठीक है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। जी जी, सेमी वोवेल से जो है हम वर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल। जी जी, डब्ल्यू भी सेमी वोवेल है, ठीक है ना, डब्ल्यू भी सेमी वोवेल है। बट मोस्ट, बहुत बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है ना। रेयर, बहुत रेयर होता है। तो ये बुक्स में अक्सर इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि वाई और डब्ल्यू जो है ये भी सेमी वोवेल हैं। पर मोस्टली हमने वाई को देखा है यूज होते हुए, डब्ल्यू को हमने ज़्यादातर नहीं देखा यूज होते हुए। तो बहुत मुश्किल जो है ना वर्ड्स हमें मिलते हैं। अगर तस्लीम आपके पास कोई वर्ड है तो आप लिखते हैं डब्ल्यू से, जिसमें सिर्फ वो डब्ल्यू ही आना चाहिए, वोवेल, दूसरे वोवेल्स नहीं आने चाहिए, वाई नहीं आना चाहिए, या ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड है आपके माइंड में? जी, बहुत मुश्किल मिलेगा आपको ये जो वर्ड है ना, ये बहुत मुश्किल मिलेगा मोस्टली, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, अभी भी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहे होंगे। तो आपको ऐसा वर्ड बहुत मुश्किल मिलेगा जिसमें ये सारे के सारे पांच वोवेल्स, छह वोवेल्स ना आए, ए, आई, ओ, यू भी ना आए, इनमें से भी कोई ना आए, और वाई भी ना आए, और सिर्फ उस वर्ड में पूरे में एक ही सेमी वोवेल हो, वो डब्ल्यू हो। तो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, क्योंकि इनके बगैर जो है ना वर्ड्स ज़्यादातर होते ही नहीं है। जितने भी वर्ड्स आप देखोगे उनमें कहीं ना कहीं एक वोवेल ज़रूर होगा। जैसे कार वर्ड है तो उसमें एक वोवेल ए है हमारे पास। ओके, राइट। अब ये जो आपने डब्ल्यू सेमी वोवेल पढ़ा है, आई थिंक ये आपने किसी बुक में ही पढ़ा होगा। एक बुक थी, बड़ी अच्छी बुक थी, इंग्लिश फाउंडेशन स्टोन के नाम से, तो उसमें ये डिस्कस किया गया था कि डब्ल्यू जो है वो एक वावल है। ओके, तो ये वर्ड देखो किस तरीके से हमारे पास, अमेजिंग, मोबाइल, ठीक है ना, अहमद, अली। अच्छा, नाउन की बात, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नाउन है ना वो किसी भी तरीके से बन सकते हैं। वो ज़्यादातर हमारे पास अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें वो भी ना हो, मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे वर्ड जिसकी भी मीनिंग हो, ठीक है ना। कोई भी ऐसा दुनिया का वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। नाउन तो नाम है, तो वो तो कोई भी बना सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से नाउन पे इतने रूल्स लागू लागू नहीं होते जितने रूल्स लागू दूसरे कैटेगरीज पे होते हैं। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अहमद, अली, साइमा, पैलेस्टाइन, ठीक है ना। तो अमेरिका, तो आपने अक्सर सुना होगा ना, कहते हैं ना वो पैलेस्टाइन नहीं कहते, पैलेस्टाइन, ठीक है ना। पैलेस्टाइन या फ़लस्तीन नहीं कहते, पैलेस्टाइन। तो फी पढ़ते हैं और जो ना ठी पढ़ते हैं, ये अमेरिकन एक्सेंट है। ओके, अमेरिका, राइट। हमने देख लिया किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं। अब एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है हम ग्रामर का देखेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए। अब जिन स्टूडेंट्स ने राइटिंग की क्लासेस ली हुई है तो उनको तो ये पहले से भी चीज़ थोड़ी सी पढ़ाई गई थी। ओके, a short introduction of parts of a speech. Parts of a speech are the classification of words categorized by their roles and functions within the structure of the language. तो हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ड को क्लासिफाई करते हैं। वो बताते हैं कि एक वर्ड कहाँ, कैसे यूज़ होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या मीनिंग होती है, किस कैटेगरी में वो आता है। हमें बताते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हमें पार्ट ऑफ स्पीच ये बताते हैं कि वर्ड कोई नाम है, नाउन है, कोई वर्ड ये काम है, वर्ब है, ये कोई वर्ड तारीफ है, यानी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड को कैटेगराइज करता है। अब हमें नहीं पता होता कि वर्ड क्या है। अब जैसे कि ऊपर हमने वर्ड पढ़ा था अमेजिंग,
ठीक है ना। अब ये एडजेक्टिव है एक, इस तरीके से हमने साइमा ऊपर वर्ड पढ़ा तो वो एक नाउन है, ठीक है। इस तरीके से वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच encompass everything a language has in itself. Can you imagine all the words of a language can be sorted into these categories? ठीक है ना। वो अब देखें जो हमारे पास कैटेगरी है वो ये है, इन इंग्लिश देयर आर 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, आर्टिकल भी है, वो ऑफिशियली जो है ना वो पार्ट ऑफ स्पीच में डायरेक्टली नहीं आता, उसको अक्सर हम इंक्लूड करते हैं, बट ऑफिशियली जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं वो ज़्यादातर 8 ही होते हैं। अगर आप रेनन मार्टिन पढ़ें या रेनन मर्फी पढ़ें, जितनी भी जो बुक्स हैं ग्रामर की, तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर वो पार्ट ऑफ स्पीच में इन 8 को इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल उनमें भी होता है, मगर वो पार्ट ऑफ स्पीच को उसको पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं बनाते हैं। बट नाउ डेज हम वो यूज़ करते हैं, और मैं तो उसे जो है ना वो ख़ास तौर पे आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा ही समझता हूँ, क्योंकि जो पार्ट आर्टिकल्स होते हैं उसमें ए एन द, अब ए एन जो है वो क्वांटिटी को शो करते हैं, और क्वांटिटी जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर डिबेट है। चलें, आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, नाउन, जस्ट हम शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन लेंगे, ज़्यादा इसको जो है ना हम लेंदी नहीं करेंगे। ओके, नाउन रिफर्स टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नाउन आपको पता है सिंपली इसकी कोई बड़ी डेफिनेशन है नहीं, नाउन का मतलब है नाम, बस खत्म, इससे इससे बड़ी कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती नाउन की। नाउन का मतलब है नाम। अब नाम किसी इंसान का हो, ठीक है ना, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो, किसी आइडिया यानी ख्याल का हो, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, फीलिंग का हो, वो एनिमल का हो, वो नाम होगा। ओके, दैट्स विल बी नाम, ठीक है ना। जैसे माइकल यहाँ पे एक नाम है, बॉय एक नाम है, ठीक है ना। मेलबोर्न एक यहाँ पे एक हमारे पास नाम है, ठीक है ना। सिटी ये भी एक नाम है। Pronoun, a pronoun is used to refer to a noun, noun phrase, or nouns or noun phrases instead of the repeated use of the same noun. ये हमने बात पढ़ी थी कि अगर बार बार एक वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड की जगह अक्सर ही शी वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोनाउन काम करता है। ओके, एग्जाम्पल, माइकल इज़ अ गुड बॉय एंड ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ही आ गया माइकल की जगह। ओके, और एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को, ठीक है, सेंटेंस के अंदर के नाउन क्या है, ठीक है ना। ओके, एलेक्स लव्स हिज ब्यूटिफुल डॉटर्स, तो यहाँ पे डॉटर जो थी वो सिर्फ हमने कहा डॉटर्स, मगर अगर हम ये लिखता मैं कि एलेक्स लव्स हिज डॉटर, एलेक्स जो है अपनी बेटियों से जो है मोहब्बत करता है, तो हमें नहीं पता था कि कौन सी बेटियां। तो अगर हमने लिखा ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये बता रहा है कि ये डॉटर्स क्या है, खूबसूरत है। तो इस वर्ड ने कुछ मीनिंग जो है इस डॉटर नाउन में ऐड कर दी, डॉटर जो है नाउन है, नाम है, तो इसमें ऐड कर दी, या इस नाउन के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो बेटियां हैं, ये जो नाउन है, ये खूबसूरत है। तो जो भी हमें वर्ड नाउन से पहले आए और नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो वर्ड हमारे पास कहलाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम ही होता है कि किसी भी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताए। अच्छा, कभी पहले भी आते हैं और कभी हमारे पास ये बाद में भी आते हैं, उसको फिर हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। Okay, his daughters also love their, यस यस बताएं। बैठ के एक ही जगह पे तो वो एडजेक्टिव जो है वो यूज हो सकते हैं। आप 10 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दो तो कम है, आप 10 एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं एक ही जगह पे। जी हाँ, इससे मिसाल के तौर पे, आई हैव अ वेरी बिग, ब्लैक, ब्यूटिफुल, ठीक है ना। आप देखें, ब्यूटीफुल कार, अब मेरे पास बिग बड़ी भी है, ठीक है ना, ब्लैक काली भी है, ब्यूटीफुल खूबसूरत भी है। तो देखो 3 एडजेक्टिव मैंने यूज़ कर लिए, आगे मैंने बोला कार। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यस, पूछें आप। ओके,
वर्ब, वर्ब पे हम आते हैं। ओके, वर्ब shows an action or an an ongoing condition. It is considered as the heart of sentence. ठीक है ना, इसे हम heart of sentence भी कहते हैं, heart of sentence कहते हैं, heart of sentence नहीं, heart नहीं कहना, heart कहना। ओके, हार्ट ऑफ द सेंटेंस इसे हम कहते हैं, क्योंकि वर्ब जो होता है वही हमें जो सेंटेंस की मीनिंग को एक्सप्रेस जो सबसे ज़्यादा करता है वो वर्ब करता है। अगर सेंटेंस में वर्ब ना हो तो वो वर्ब वर्ब नहीं होता, वो जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है। ठीक है, वो सेंटेंस फिर नहीं कहलाता सेंटेंस। ओके, तो मिसाल के तौर पे वर्ब का काम ही होता है ख़ास तौर पे किसी भी एक्शन को जो एक सेंटेंस में हो रहा है उसको दिखाना, या वो जो वर्ब होता है वो एक्शन शो करता है एक सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप पानी पी रहे हैं तो यहाँ पे आप पीने का एक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ड्रिंक का ऑप्शन दिखा रहे हैं। या आप मिसाल के तौर पे आप स्लिप कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप जो ना स्लीपिंग कर रहे हैं तो आप स्लीप, सोने का एक्शन हो रहा है। स्ट्रेट है ये, चलो ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्ट्रेट वर्ब है। ओके, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, एक्शन वर्ब में होती है मूवमेंट। तो कोई भी आप जो ना ऐसा अमल करें जिसमें कोई मूवमेंट हो तो वो हमारे पास वर्ब ही कहलाता है। वर्ब का काम ही होता है कि एक्शन, स्टेट, सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें बताए, ठीक है ना। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिसनिंग मी, आई एम स्पीकिंग, अब मैं स्पीक कर रहा हूँ तो ये काम है, तो ये एक मूवमेंट है, ये एक एक्शन है। तो वर्ब यानी एक ऐसा वर्ड, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एलेक्स इज गोइंग। तो यहाँ पे जो गोइंग है, जा रहा है, यहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है, मतलब जाने का काम हो रहा है, तो ये गोइंग जो है ये एक वर्ब है, ठीक है ना। या ही लव्स हिज होम, तो यहाँ पे जो लव है ये लव्स है, ठीक है ना, एस जो लगाया है। बहरहाल ये टेंस का एक इशू है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों लगता है। तो यहाँ पे जो वर्ड काम हो रहा है वो हो रहा है कि लव्स का, ठीक है ना, वो अपने घर से मोहब्बत करता है, तो ये एक काम हमारे पास हो गया। ओके, ये एक स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्शन जो है हमें बहुत विजुअली बहुत कम दिखाई देता है, ज़्यादातर हम महसूस करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब भी कह सकते हैं आप इसको। एडवर्ब जो है वो क्या करता है, किसी भी जो है वो वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी उनके अंदर और मीनिंग डाल देता है। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी सी एग्जांपल, शी कुक्स राइस, ठीक है ना, वो चावल बनाती है। राइस से पहले मैंने स्वीट लगा दिया, तो अब देखें, ये तो हो गया मीठे चावल बनाती है, चावल यानी नाउन, और नाउन से पहले वर्ड आया स्वीट, तो स्वीट ने बताया कौन से चावल मीठे, तो स्वीट ने क्वालिटी बताई, ये हो गया एडजेक्टिव। अब इससे पहले अगर मैं लगा देता हूँ वेरी, अब देखिए मीठे, वेरी स्वीट, बहुत मीठे। तो अब मीठे की जो एक क्वालिटी थी, एक मीनिंग थी, ये जो क्वालिटी, इसकी जो एक मीनिंग थी, उसमें हमने वेरी लगा के इसकी मीनिंग को और मॉडिफाई कर दिया। तो अब ये जो वेरी वर्ड हुआ वो हमारे पास एडवर्ब कहलाया। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल एक एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, जैसे कि मैंने कहा सन शाइन्स, ठीक है, सूरज चमकता है। तो अब मैंने कहा सन शाइन्स, अब यहाँ पे सन नाउन है और शाइन्स वर्ब है, अब मैं कहता हूँ सन शाइन्स ब्राइटली। अब यहाँ पे ब्राइटली आ गया, तो ब्राइटली ने क्या किया, चमकने को, शाइन को जो वर्ड है चमकना, उसको और बता दिया कि सन शाइन ब्राइटली, सन जो है बहुत ज़्यादा चमकता है, सन शाइन्स ब्राइटली, पहले था चमकता है, और ब्राइटली बहुत रोशन, बहुत ज़्यादा चमकता। तो ब्राइटली क्या किया कि वर्ब जो शाइन था उसको मॉडिफाई कर दिया, उसकी मीनिंग को और मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो एडवर्ब है इसने वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया। इसी तरीके से एडवर्ब खुद की मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है, जैसे कि एक वर्ड है कि ही रन्स, या मिसाल के तौर पे ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है, ये धीरे से चलता है। यहाँ पे वर्ड आएगा स्लोली, एक एडवर्ब है, पर मैं लगाता हूँ ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब वेरी एक और एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब से पहले एक एडवर्ब आ गया, तो इस तरीके से एडवर्ब जो है ना मॉडिफाई करता है एडवर्ब को। ओके, ये हमारे पास आ गई, आपको समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन है? चले ठीक है। ओके, प्रीपोजिशन गिव्स context to nouns in a relationship to
अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। ओके, देखें अभी जो ना हम शॉर्टली समझ रहे हैं इन चीज़ों को, हमने डिटेल में नहीं समझा है। मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप क्या समझेंगे, आप जाके क्या सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसको हमने अभी डिटेल में नहीं समझा है। डिटेल में हमारी लेक्चर्स क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी, तो वो हम डिटेल में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। जितना भी मैंने आपको आउटलाइन सेंड की थी, पूरी ग्रामर की आउटलाइन को हमने कवर करना है। अभी तो आप लेवल 1 पे हैं जो कि बेसिक ग्रामर है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच टेंसेस वगैरह हैं। फिर लेवल 2 है आपकी, फिर आपकी लेवल 3 है। तो ये तीनों लेवल्स हैं। एडवांस लेवल तक आप जाएंगे, वो तो एडवांस ग्रामर है। अभी तो जो ना जस्ट आप इंट्रोडक्शन जो है इसका समझ रहे हैं। लेट्स कम। प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी वर्ड्स के दरमियान जो है रिलेशंस बताता है या वर्ड्स की पोजीशन बताता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू फ्रांस, ठीक है ना। तो टू ने क्या किया, मेरी यानी आई का और फ्रांस का रिलेशन बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ। ये किसने बताया, टू ने बताया। टू ने मेरा और फ्रांस का एक रिलेशन बताया। तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है। या मैं आपको कहूँ कि टू ने पोजीशन बताई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन ज़्यादातर क्या बताते हैं, या तो रिलेशन बताते हैं वर्ड्स के दरमियान या उनकी पोजीशंस बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल है, शी हैज़ फोन्ड, FOND, ठीक है। शी हैज़ फोन्ड ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना, उसे पेंटिंग का शौक है, ठीक है ना। तो ऑफ ने बताया किसको, किसका, शी को कनेक्ट किया, ठीक है ना। और फिर उसने पेंटिंग को कनेक्ट किया, पेंटिंग का। तो ऑफ यानी का, ठीक है ना। तो ऑफ ने दोनों का रिलेशन बताया या दोनों को रिलेट कर दिया, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन अक्सर रिलेशनशिप बताते हैं, अक्सर वर्ड्स का आपस में या वर्ड्स की पोजीशन बताते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शंस कनेक्ट्स, ठीक है ना। कंजंक्शन कनेक्ट्स नाउन्स। कंजंक्शन का तो पता है, नाउन फ्रेजेस क्लॉजेस सेंटेंसेस उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि जूली लव चॉकलेट एंड चिप्स। अब देखें, चिप्स और चॉकलेट ये पूरा सेंटेंस है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, जस्ट एंड शी लव्स पास्ता बट शी हैड शी हैड्स पिज्ज़ा। तो बट ने इन दो सेंटेंस को कनेक्ट किया। इस तरीके से ये हो गया हमारे पास कंजंक्शन, और इसमें काफ़ी सारे कंजंक्शन है। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वो वर्ड जो अचानक हमारे मुंह से निकलें और जज्बात में हो वो वर्ड्स, कोई ऐसी जज्बाती आवाज़ निकले, फीलिंग वाली आवाज़ निकले, ठीक है ना। जज्बाती कहते हैं ना, जो बंदा जो ना हम कहते हैं बड़े जज्बाती, मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है जल्दी, बड़ा जज्बाती गुस्से होने को नहीं कहते, जज्बाती हर अमल को कहते हैं जिसमें हमारा हर हर फीलिंग आ जाए। जैसे कि हंसना, अब मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराना, ये भी एक हमारा एक जज्बात है। या गुस्सा होना, या खामोश, बहुत ज़्यादा अचानक खामोश हो जाना अपने जज्बात को जो ना, जिससे दुखी जो बंदा होता है बहुत खामोश होता है ज़्यादातर। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास ग्रीफ, हैप्पीनेस, एंगर, ये सब जो भी बंदे के अंदर ये सब सेंसेस, मतलब पूरी तरीके से वो फील करता है सब चीज़ों को, इन फीलिंग्स को अच्छे से। तो वो हम कहेंगे भाई ये जज्बाती है। बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो हम कहते हैं ये जज्बाती है, यानी बहुत फीलिंग वाला बंदा है। वैसे तो इसकी मीनिंग ऐसे निकलेगी, बट हमारे यहाँ जज्बाती बंदे को कहा जाता है जो गुस्सा करता है। ये हमारी एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, इसे हमने खुद बनाया हुआ है अपने माइंड में। डेट्स डिफरेंट, बट जो एक्चुअल मीनिंग है डेट्स डिफरेंट। ओके, इंटरजेक्शन, तो ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से निकल सके, OLS, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, किसी अभी तो मेरे एक दोस्त थे, तो जब उनके जो है चाचू का इंतकाल हुआ, तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा, क्योंकि उनके साथ हमने क्रिकेट खेली थी किसी वक्त में, तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा अरे, अब ये वर्ड मेरे मुंह से निकला ना, अरे अब ये एक इंटरजेक्शन है, अचानक निकला मेरे मुंह से। तो ये होता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन अक्सर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि जो भी वर्ड्स हमारे मुंह से निकले, या कोई गेम वगैरह होती है, हम देखते हैं पाकिस्तान जीत गया तो हम कितना खुश होते हैं, चिल्लाते हैं, वो भी इंटरजेक्शन ही होते हैं ज़्यादातर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। ओके, जी जी, पूछें, क्वेश्चंस पूछें भाई, जितने क्वेश्चंस हों पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि जो जो वर्ड्स हम एज अ मतलब कि सडन फीलिंग्स के अलावा, जब हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ विन करते हैं तो हम कहते हैं कि गुड, वेरी गुड, ठीक है। और या फिर अभी नीचे क्वेश्चन किया गया था कि बेस्ट ऑफ लक जो है वो हम एज अ इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं। जी,
अब देखें, ये जो आपके दो क्वेश्चंस किए गए, ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्पीच में वो वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये डिपेंड करता है यहाँ पे। अगर आप देखें, इंटरजेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, हम ये राइटिंग में यूज़ करते हैं ताकि सामने वाले बंदे को पता चले कि ये जो वर्ड मैंने बोला है ना, ये मैंने जज्बात में बोला है, मैंने जो ना इसके अंदर मेरी स्पीच ये वाली। जब आप इंटर मार्क ऑफ इंटरजेक्शन जब किसी वर्ड के आगे लगा होता है, यानी जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी उसे हम कहते हैं, तब जो रीडर होता है वो ये समझ जाता है कि ये जो वर्ड है वो उन्होंने फीलिंग के साथ प्रोनाउंस किया है। हम कहते हैं ना हुर्रे, ठीक है ना, वाह भाई वाह, ये फीलिंग के साथ हमने वर्ड निकाला कि हम मैच जीत गए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब ये वर्ड, अब जगह मिसाल के तौर पे मैं कहूँ वेरी गुड, अब ये मैंने जज्बात में कहा तो मैं क्या करूँगा,